चलो कोई बात नहीं। हाँ जरा लाइट लगाओ और ये जरा इसको कर्टन दोस्तों नमस्कार, दोपहर की डीएनएम चर्चा में आपका स्वागत है। और कल से जब से एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है उसके बाद राजनीतिक दलों में घमासान मच गया है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सफाई दी जा रही है कि चुनाव आयोग जो सूची है उसमें जो फेक वोटर हैं उनको हटा रहा है, जो बांग्लादेशी हैं उनको हटा रहा है। मतलब जो वोटर लिस्ट है उसकी शुद्धिकरण सही तरीके से हो रहा है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का भी कहना है और भारतीय जनता पार्टी का भी। लेकिन जिस तरीके से वोट कटे हैं 2,88,75,000, आखिर वो किसके वोट थे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने वाला है या जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी उसको नुकसान होने वाला है? कौन नुकसान में जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2,88,75,000 वोट और 20% इसमें से मुसलमानों का वोट किसको इफेक्ट करेगा? क्या समाजवादी पार्टी को प्रभावित करेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ खास मेहमान जो हमारे साथ रहते हैं अवनीश विद्यार्थी जी, हम दोनों मिलकर के चर्चा करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होने जा रहा है? अवनीश जी, किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है या किसी को फायदा भी हो रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क के नाते आपकी आवाज बहुत ठीक नहीं मिल रही है। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल जो एसआईआर की प्रक्रिया है, आप दोबारा जुड़ लीजिए। एसआईआर जी जी सुन रहा हूँ, आप बोलिए। उसका पहला ड्राफ्ट जो है वो कल इशू किया यूपी इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और उसकी तरफ आंकड़े सामने आए। उसमें 2.89 करोड़ ऐसे लोग रहे जो वोटर यानी पिछली बार जिस तरीके की वोटर लिस्ट थी, उस वोटर लिस्ट की तुलना में मतदाताओं की पैमाने पर संख्या है वो कम होगी। पहले 15,44,00,000 मतदाता उत्तर प्रदेश में थे, अब वो घट करके 12,55 लाख मतदाता जो है वो रह गए आता है। वो 2.17 करोड़ उनकी संख्या। डुप्लीकेट जो मतदाता है संख्या बताई जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इसी दृष्टिकोण से है कि जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका रहे हैं। वो चौंका इसलिए रहे हैं क्योंकि राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश से कई बड़े शहरों में 30% से ज्यादा तक वोट जो है वो कम हो गए। अकेले लखनऊ में 9 लोक विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 7 इस वक्त के पास हैं और 2 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब आप अगर लखनऊ शहर की बात कर ले, लखनऊ शहर में कैंट हो, उत्तर हो, मध्य हो, क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है उनमें कमी आई है। वोट कम हुए हैं वो लखनऊ कैंट की 30.1। मैं अवनीश जी एक बार फिर से एग्जिट होकर के फिर से जुड़िए आप। तब तक मैं बता रहा हूं, दरअसल 12 लाख वोट लखनऊ में कटे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी महानगर हैं उन सारे महानगरों में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। 18.2% वोट टोटल, मतलब 15 करोड़ से ज्यादा जो वोटर थे उनमें से 18% से ज्यादा वोट इस एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है इसमें से कट गया है और करीब एवरेज 18.2% है। और इसके साथ साथ 20% मुसलमानों के वोट कटे हैं, मतलब मुसलमानों का जो वोट शेयर है कटने का वो 2% ज्यादा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो 2% ज्यादा क्यों है, क्यों 18% नहीं है? इन सारे मुद्दों पर जी अवनीश जी अब आप आ गए। नहीं, मैं वही बात कह रहा था कि जो लखनऊ है, लखनऊ ही सबसे ज्यादा चौंका रहा है कि 39.11% वोट जो है वो खाली लखनऊ कैंट में कम हो गया है। इसी तरीके से अगर आप देखें विधानसभा वार, तो लखनऊ पूर्वी में 36.61, श्रीनगर में 31.42, मध्य में 34.61, इस तरीके से, और लखनऊ पश्चिम
जहां सबसे ज्यादा वोटर माने जाते हैं कि लखनऊ के अंदर है, 6 लाख वोटर हैं, वहां पर 30% जो है वो वोटर्स की संख्या घट गई है। 6 लाख की बजाय अब 4.20 यानी 4,20,000 वोटर जो है लगभग, वो यहाँ पर अब मतदान करने के योग्य होंगे। और एक और चीज है, अब इसके साथ साथ ये भी होता है कि मतदान प्रतिशत भी कम रहता है। अब लखनऊ पश्चिम का जो लखनऊ कैंट का जो आंकड़ा है हमारे पास, कि वहां पिछली बार 53%। तो अगर आप माने कि अगर कोई 4 लाख के आसपास वोट बचते हैं और उनमें भी 50% पोलिंग होती है, तो बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा चुनाव। और किसी की भी जीत हार का फैसला आमतौर पर मानते हैं कि विधानसभा में बहुत सारे इलेक्शंस में थिन मार्जिन होता है, यहाँ तो और भी ज्यादा थिन मार्जिन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो बीजेपी के लिए, खास तौर पर लखनऊ शहर में, जहां उस कहते हैं कि उसका एक तरीके से उसका पूरा गढ़ है। मजबूत गढ़ है लखनऊ, तभी 9 में से 7 सीटें उसके पास हैं। और इसी तरीके से गाजियाबाद में भी 30% के करीब जो है वो मत कम हुए हैं, और वो अपने आप में 28.83% कम हुए हैं। और यहाँ लगभग 8 लाख वोट जो है वो कहा जा रहा है कि कम हुआ है। पहले 28 लाख वोटर थे, अब ये 20 लाख के आसपास जो है वोटर्स की संख्या है। तो 28.83%, यानी दूसरा सबसे बड़ा शहर या सबसे बड़ा जिला अगर कह लें आप उत्तर प्रदेश में जहां पर मतदाताओं की संख्या कम हुई है, तो वो गाजियाबाद है। इस पूरी सूची में अगर आप ये समझें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो बुंदेलखंड के जिलों का है। बुंदेलखंड के जिलों में 9.9% से लेकर के 13.9% के बीच में सारे जिले जो है वो समावित हो गए, सारे जिले वो आ गए। और इसलिए टॉप 10 ऐसे जिले जहां पर सबसे कम नाम कटे हैं, उसमें बुंदेलखंड के इन जिलों का नाम है। और वो बड़े अच्छी संख्या में, आप ललितपुर में देखिए 9.9, हमीरपुर में 10.7, महोबा में 12.4, बांदा में 13, और इसी तरीके से चित्रकूट में 13.6 और झांसी में 13.9% वोट जो है वो कम हुए हैं। तो अपेक्षाकृत दूसरे हिस्सों के यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो बेहतर रहा है। लेकिन अगर आप उन शहरों को देखें जहां ज्यादा वोट कटे हैं, तो उसमें लखनऊ, गाजियाबाद, फिर बलरामपुर है। बलरामपुर में 25.98, काफी बड़ी संख्या, यहाँ मिक्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम भी बहुत अच्छी खासी तादाद में। और एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए जी, मुस्लिम बाहुल जो जिले हैं वो उनका आंकड़ा सबसे खूबसूरत है। मतलब अगर आप आंकड़ों को की दृष्टि से अगर केवल सोचें तो जी 5 सबसे जो मुस्लिम बहुल जिले हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल, इन जिलों में 40 से 50% तक मुस्लिम वोट है। और यहाँ पर 20% की सीधे तौर पर कमी हुई है। जो मतदाता है उनमें 20% की कमी हुई है। और इसमें सहारनपुर की तो सीट ऐसे, सहारनपुर का जिला तो ऐसा है जिसके पास 7 में से 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के पास। मुस्लिम बहुल है, लेकिन बीजेपी के पास यहाँ पर 5 सीट है पिछले विधानसभा, तब जबकि वो चुनाव जीती थी। तो सहारनपुर में तो कामयाब रहे, लेकिन मुरादाबाद में या मुजफ्फरनगर में या रामपुर में या संभल में उनका ये प्रदर्शन नहीं रहा। तो वहां पर भी अच्छी खासी संख्या में जो है आप देखिए तो वोट जो है वो कम हुए हैं, और ये 20% तक जाते हैं, कहीं 18.29, कहीं 15.7, यानी 15 से लेकर के 20% के मध्य में यहाँ पर जो है वोट कम हुआ है। नहीं, ये जो वोट कम हुआ है 18%, 18.2% एक सामान्य औसत एक तरीके से कम हुआ है ड्राफ्ट लिस्ट में। लेकिन जो मुस्लिम पॉपुलेशन का है वो करीब 20% है। तो ये 2% ज्यादा क्यों है? क्या इनमें कोई बांग्लादेशी भी मिला या नहीं मिला? इलेक्शन कमीशन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो क्योंकि बांग्लादेशी को लेकर के बहुत शोर शराबा है कि बांग्लादेशी बहुत सारे वोटर लखनऊ में हैं। एक आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी हैं, आज की राज्यसभा मेंबर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे सफाई कर्मी जो है बांग्लादेशी हैं लखनऊ नगर निगम में, और उनका भी वोटर कार्ड बना हुआ है, वो वोट देते हैं। तो क्या इन लोगों का नाम बाहर हो पाया या नहीं हो पाया? ड्राफ्ट लिस्ट में कुछ बांग्लादेशियों के बारे में भी कुछ पता चला? नहीं, एक तो इस विषय को लेकर के कोई कॉलम नहीं था। दूसरी बात ये कि आपको बिहार में भी दिखाई दिया जहां ये नहीं, घुसपैठ का कॉलम तो बड़ा था, कॉलम है, विदेशी विदेशी शब्द इस्तेमाल किया गया। मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अब विदेशी में जो लोग आए वो बहुत सारे ऐसे हैं जो बाहर काम तो कर रहे हैं, पर मतदाता अगर वो भारत के नागरिक है तो भारत में अगर उनका
सारे डॉक्यूमेंट्स भारत के हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत के नागरिक होने के नाते भारत में मतदान करने का अधिकार उनको है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी इसीलिए ये आंकड़े नहीं सामने आते ना कि कौन सा आदमी है जिसको घुसपैठिए के तौर पर वोटर लिस्ट से बाहर किया गया। अभी मैं आज सुबह बात कर रहा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, तो उनसे भी बातचीत में मैं जब ये सवाल कर रहा था तो वो कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो घुसपैठिए हैं या मृतक हैं, उनके नाम पर भी चूंकि वोटर लिस्ट में नाम है तो फर्जी बोगस वोटिंग के लिए उनका नाम इस्तेमाल किया जाता था, और इसलिए बहुत सारे इलाकों में और खासतौर पर उनका कहना था कि जहां अपोजिशन के ज्यादा वोट हैं वहां आप चले जाइए तो बूथों पर 90-90% तक वोट पड़ते थे। अब 10% 15% आदमी मान के चलता है कि भाई आप अगर मृतकों के भी आंकड़े देख लीजिए तो करीब जिन जिलों में ये आंकड़े आए हैं करीब 46 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मृतक हैं। अब प्रयागराज में 1,73,000 है, सीतापुर में 1,30,000 है, लखनऊ में 1,28,000 है, बरेली में 1,15,000 है, आगरा में 1,06,000 है, गोंडा में इसी तरीके से 1,05,000। अब मान लीजिए लखनऊ का ये आंकड़ा हम ले लें तो मान के चलें कि भाई 9 या 10 सीट, तो करीब करीब हर सीट पर 12,000, 13,000, 10,000 के आसपास ऐसा मतदाता होगा जिसका निधन हुआ है। इन आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देख लें तो विधानसभा वार अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो अब उनका कहना है कि भाई वो जो वोट है इस पर बोगस वोटिंग कर दी जाती है। तो अब सवाल इस बात का है कि अगर आपने इस रेशियो में वोट कम हुए हैं नहीं, तो जो जीत रहा है वो बोगस कर रहा है कि जो हार रहा है वो बोगस कर रहा है? वो तो विपक्ष को ही कहेंगे, वो सत्ता पक्ष में है तो विपक्ष को ही कहेंगे कि बोगस वोटिंग कर रहे थे। जाहिर सी बात है उनकी अपनी सीट पर भी 39.11% बहुत बड़ी संख्या है। हाँ। और एक बड़ा डायलेमा रहा है उस सीट पर कि उसमें बहुत सारे लोग उत्तराखंड के रहने वाले, बहुत सारे सर्विसेज के लोग, सैन्य कर्मचारी उसमें बहुत ज्यादा हैं, तो वोटर लिस्ट से वो नाम भी जो है वो, तो अब ये एक और चीज दिखाई पड़ती है कि इसका मतलब ये है कि ये जो जैसे पिछली बार वहां पर कैंट में 53% वोट पड़ा था, तो जाहिर सी बात है कि उसमें मान लीजिए मृतकों की संख्या हो, माइग्रेंट्स की संख्या हो, डुप्लीकेट वोटर की, भाई मान लीजिए ट्रांसफर होकर चले गए, कोई सरकारी कर्मचारी हैं या दूसरे स्टेट के रहने वाले वापस अपने स्टेट में चले गए या वोटर अपने स्टेट में बन गए, तो ये वोट जो है वो पड़ता नहीं, तो उसके नाते ये संख्या और लखनऊ में सबसे कम हो जाती है 53%। तो अब या तो ये अगर जो नई अपडेटेड लिस्ट आई है और फिर अब जब फॉर्म 6 के माध्यम से कुछ और लोगों को चाहे अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश करेगी बीजेपी, जो कि कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 के तहत करीब करीब जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ वोटर का है, कम से कम 1 करोड़ वोटर और जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी के सामने है। नहीं, आपको लगता है कि 1 करोड़ वोटर जुड़ पाएंगे? अब तो वो कहां से आएंगे वो 1 करोड़ वोटर? मुझे भी ये मुश्किल लगता है कि अगर आप एक तरफ बिहार में आप ये कह रहे हैं कि 65 लाख वोट कम हो गया और किसी ने इस बात पर उंगली नहीं उठाई कि भाई हमारा वोट कट गया है, हमारा वोट आप दे दीजिए, जो बात बीजेपी के लोग कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2.89 करोड़ वोट यहाँ भी कम हो गया है तो कितने वोट, मान लीजिए जैसे अभी 10 दिन इसकी संख्या बढ़ाई गई, 10 दिन तारीख बढ़ाई गई कि भाई 10 दिन का और मौका दे देते हैं, उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी, तो 10 दिन का मौका देने में करीब 10 लाख लोग जो है वो उसमें जुड़े। अब अगर आप मान लीजिए कि इस बात का मौका देते हैं कि फॉर्म 6 के तहत या वर्क आप एकदम ड्राइव चला दें, एक्सटेंसिव ड्राइव चला दें, तो कितने लोग जुड़ जाएंगे? 10 लाख, 15 लाख कौन लोग जुड़ेंगे? कौन लोग जुड़ेंगे जो SIR की प्रक्रिया में नहीं शामिल हो पाए या वोटर लिस्ट से बाहर हो गए? देखिए इसमें एक और भी चीज है ना कि जो लोग माइग्रेट हुए या दूसरे नए शहरों में आ गए लेकिन उनको 2003 के SIR के समय का आंकड़ा नहीं पता है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो उनके लिए एक स्थिति रही कि उनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो जाए। आपने देखा होगा कल एक गुरदीप सप्पल हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो CWC में विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं, कई और भूमिकाओं में कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता भी हैं वो। अब उन्होंने एक ट्वीट किया था कल कि वोटर लिस्ट से उनका नाम जो है वो गायब कर दिया गया है, गुरदीप सप्पल ने। अब गुरदीप सप्पल को चुनाव आयोग ने जो है वो रिप्लाई किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि भाई आप गाजियाबाद में रहते थे, अब आप नोएडा शिफ्ट हो गए, तो अब आप नोएडा में फॉर्म 6 भर दीजिए और जो है आपका विषय जो है वो देख लिया जाएगा, आप नए सिरे से वोटर बन जाएंगे। पर तो इस तरह के भी लोग, जाहिर सी बात है, चलिए गुरदीप सप्पल कांग्रेस पार्टी में इसलिए शायद उनकी बात दूसरे तरीके से सामने आ रही है, लेकिन ऐसा तो बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा। मैं भी जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक
SIR के लिए BLOs नहीं पहुंचे, या जिनको जो उन संबंधित अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाए, मतदाता भी नहीं पहुंच पाए, ना उनके यहाँ उनकी सोसाइटीज में ड्राइव चल पाई, ना और भी किसी तरीके से किसी पॉलिटिकल जो BLA होते हैं उनकी तरफ से कोई अप्रोच किया गया हो, ये भी नहीं हुआ। तो ये नहीं, भी इलेक्शन कमीशन जो बात कह रहा है, कल नवदीप रेणवा कह रहे थे कि हर मतदाता तक जो है हमारा BLO पहुंचा है। क्या ये बात सच है कि BLO पहुंचा है? BLO ने फार्म तो दे दिया, बट उसके बाद BLO ने कोई संपर्क नहीं किया, BLO ने कोई जानकारी भी नहीं दी कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। बहुत सारे लोग फॉर्म सही तरीके से नहीं भर पाए हैं, नोटिस तो उन्हीं को जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल नोटिस जाएगी, और करीब 1 करोड़ लोगों को नोटिस जो है वो जाने की तैयारी है। इसमें तो बहुत सारे नाम 1 करोड़ में कट भी सकते हैं। नोटिस का मतलब तो ये हुआ कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अब यही सवाल तो जब हम लोग बीजेपी के लोगों से पूछ रहे हैं, तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, लेट द लिस्ट क्लीन। उनका कहना है कि लिस्ट को एक बार साफ सुथरा होने दीजिए, एक बार वो साफ सुथरा निष्पक्ष हो जाएगी तो आपको तब विश्लेषण आप करिए कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मेरी कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि जिन जो डुप्लीकेट वोटर है उसका अगर पैटर्न को आप समझें, और जो गांव और शहर दोनों तरफ रहता है उस पैटर्न को आप समझें, तो जो सबसे ज्यादा मतदाता कम हो रहे हैं वो मतदाता सवर्ण मतदाता है। उसके बाद उनका कहना है कि उसके बाद वो मतदाता OBC मतदाता है, और OBC में भी उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स गिनाए कि ये सेगमेंट्स क्यों शहरों और गांवों में दोनों जगह वोटर थे। लेकिन जैसे ही उनको अंदाजा लगा कि नहीं अब एक जगह वोटर रहना है, तो उन्होंने अपने मदरलैंड को, यानी अपने होम टाउन को, आपका जो एरिया है उसको प्रेफर किया है, और वो वापस अपने इलाकों में वोटर के तौर पर लौट गए। अभी मुझे कल लोक भवन में एक पत्रकार मिले थे, वो बता रहे थे मुझे कि मेरे घर के सारे लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं, कोई मुंबई रहता है, कोई कश्मीर रहता है, कोई दिल्ली रहता है, और चूंकि उनके परिवार में लोगों को चुनाव लड़ना था, तो अब वो 390 के करीब उनके परिवार का वोट है। वो सारे के सारे वोटर्स को जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, ग्रुप बना करके उनको गांव में शिफ्ट कराया गया, और कहा गया कि भाई ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप दिल्ली के वोटर बन जाइए, आपको वोट जो है वो हमारे गांव में आकर के देना है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारा एक वोट भी जो है वो नुकसान हो जाए। तो लेकिन अब यहाँ यहीं पर एक सवाल उठता है, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, मैं अपना बता देता हूं, मेरा वोट भी गांव पर था, लेकिन हमने अपना वोट शहर में रखा है, लखनऊ में रखा है। गांव पर भी था और शहर में भी था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने वोट अपना नेटिव प्लेस पर रखा है या लखनऊ में रखा है? फिर मैं अगला सवाल करूंगा। नहीं, मैंने नेटिव प्लेस पर नहीं रखा, मैंने लखनऊ में ही रखा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक हमारे वोट जो है वो बाहर थे, जैसे हम जब पढ़ाई करते थे तब हमारे गांव पर या हमारे और भी जहाँ दूसरा घर था हमारा, वहां पर जो है वो हम वोटर थे, तब तक वोट डालने नहीं जा पा रहे थे, कभी पढ़ाई कर रहे थे, कभी एग्जाम था, कभी काम करना शुरू कर दिया था, तो छुट्टी नहीं मिलती थी, फिर पत्रकार शुरू से ही बन गए तो उस नाते भी कहीं जाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जागरूकता थी कि अपना वोट डालना चाहिए, इसलिए सबसे पहला काम किया कि वोट को शिफ्ट कराया जहां हमारी पोजीशन है। अब मैं आपका अगला सवाल है कि बीजेपी ये जो वोट शिफ्टिंग हो रही है, शहरों से लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, गांव में अपना वोट बनवा रहे हैं, इससे क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा? क्योंकि 12 लाख जो वोट कटा है, इनमें करीब 80% ऐसे लोग हैं, 80% से ज्यादा लोग हैं जो हिंदू वोटर हैं, और जो शहर में बीजेपी की सरकार बनाते हैं, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो। तो क्या बीजेपी को इससे नुकसान होने के चांसेस हैं? और इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने अपने विधायकों की बैठक में किया, पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक में किया, संगठन से जुड़े लोगों की एक बाकायदे SIR को लेकर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक लंबी बैठक हुई, उसमें भी उन्होंने कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, मैं इसीलिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी एक अधिसूचना गौर कर रहा था, ये अधिसूचना है वो, और इस अधिसूचना में ये कहा जा रहा है कि 7 जनवरी से 2026 से 20 फरवरी 2026 तक ये भी एक्सटेंसिव ड्राइव चला रहे हैं, संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन और निस्तारण की कार्रवाई हेतु। अभी बीच में एक आंकड़ा वायरल हो गया था, और उसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ से ज्यादा मतदाता केवल ग्रामीण इलाकों में, और लगभग 4 करोड़ से के आसपास मतदाता
शहरी मत, तो ये आंकड़ा तो 16 करोड़ के पार चला जाता है। अब इस ये ऐसे तो में तो योगी जी ने खुद कहा कि 16 करोड़ के आसपास वोटर होने चाहिए। मैं वही बात कह रहा हूं। तो अब ये भी ये चूंकि ये पंचायत और नगर निगम के चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो इसलिए अब ये देखना होगा कि इसमें भी जो सत्यापन होगा उसमें फिर क्या निकल करके आता है कि क्या ये आंकड़ा मतलब ये मिलता है एक दूसरे से, क्योंकि मिलेगा तभी आइडियल माना जाएगा। भाई माना जाएगा कि ठीक है चलो भाई, अब जो हम लोग एक आइडियल वोटर लिस्ट की बात 2004 से कर रहे हैं, जो या तो 2009 में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो गोरखपुर के दौरे पर आए थे और मेरी उनसे वहां मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा था कि भाई आप बार बार आइडियल वोटर लिस्ट की बात 2008-9 से पहले, तो 7 की बात, 7 या 8 में आए थे, तो आइडियल वोटर लिस्ट की आप बात करते हैं, पर आइडियल वोटर लिस्ट बातों में तो आती है, पर कभी ये मूर्त रूप ले पाएगी क्या नहीं ले पाएगी। तो उन्होंने कहा था कि साल 1.5 साल के अंदर ऐसा होगा, पर आज तक आइडियल वोटर लिस्ट ने काम नहीं किया। आज तक आइडियल वोटर लिस्ट ने काम नहीं किया और अब तक जो है वो आइडियल वोटर लिस्ट नहीं बन पाई। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये लिस्ट अगर आ जाती है, इसको प्रकाशित करने की बात जो है वो कही गई है 6 मार्च को। जी हाँ, तो अगर ये 6 मार्च तक प्रकाशित कर पाते हैं तो जरा ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। समझ में आएगा कि किस पैटर्न पर इलेक्शन जो अथॉरिटीज हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चौंकाते ही हैं। नहीं अब तो जिस जगह इससे पर किसको चौंका रहे हैं, बीजेपी को कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को? भाई जिसका स्टेक ज्यादा दांव पर है, आप किसका स्टेक दांव पर सबसे ज्यादा? बीजेपी का ज्यादा है। बिल्कुल, सत्ता उनके हाथ में है, दोबारा सत्ता में उनको जाना है, 2029 में उनको जो है अपनी सरकार फिर से बनानी है और उत्तर प्रदेश में उससे पहले मजबूत रहना है। तो अगर इतना कुछ बीजेपी को करना है तो चाहे जैसे भी हो, सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो उन्हीं के लिए है। अब आप करीब करीब 60-70 ऐसी सीटें हैं जिनका विनिंग मार्जिन 5,000 वोट से कम रहा है, और उन जगहों पर अगर आपने ये परिणाम रखे तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है वो दिल्ली वाली स्थिति हो सकती है कि मतलब आप बहुमत से दूर हो सकते हैं। यानी आपका आंकड़ा 180-170 के आसपास पहुंच सकता है, ये इन सीटों के नेचर बदलने से। तो अब आपको जीतने के लिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी गठबंधन का अलग अलग हिस्सा बना हुआ है, तो जो बाकी बचे हुए मतदाता हैं या बाकी जो बची हुई सीटें वो किसकी तरफ जाएंगी? क्या अगर केवल एक गठबंधन मजबूत रहा तो लोकसभा की तरफ वो उसकी तरफ चली जाएंगी, या त्रिकोणीय मुकाबला हुआ तो कुछ वोट तीसरी पार्टी को भी मिल जाएगा, तो उसके बदले में कुछ सीटें भी उनको मिल जाएंगी और उसका नतीजा जो है वो एक हंग असेंबली के तौर पर, जो उत्तर प्रदेश ने 2007 से पहले का एक पूरा दौर, एक दशक का देखा था, वैसी स्थिति में उत्तर प्रदेश फिर से आ जाएगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो दिलचस्प होगा देखना कि अगर ये वोट कम हुए हैं तो इन वोटों का असर वोटिंग पैटर्न के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट का जो पैटर्न है उस पर भी जाता है क्या। जो परिणाम आते हैं वो परिणाम किस तरीके के होते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर अगर आप फ्लैट आंकड़ों की एनालिसिस करें बगैर ये सोचे हुए कि ये कौन सा व्यक्ति किसको वोट करता है कौन सा, तो आपको दिखाई देगा कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसको फौरी तौर पर इसका नुकसान होते हुए ज्यादा दिखता है। अब जब अगर जो लक्ष्य बना रहे हैं कि 1 करोड़ के आसपास मतदाता जोड़ लेंगे, नहीं 1 करोड़ जोड़ पाते हैं, 80 लाख जोड़ पाए, 60 लाख जोड़ पाए, 50 लाख जोड़ पाए, ये जितना जोड़ पाएंगे मतदाता उतना ही इसको वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे। तो इनकी अग्नि परीक्षा जो है वो शुरू होती है अब, यानी अब से लेकर के फॉर्म 6 के माध्यम से कितने वोटर को आप जोड़ पाते हैं। जैसे एमएलसीज के चुनाव में नहीं होता है जितने वोटर आप बना लोगे वही चुनाव, सबसे ज्यादा वोटर बना लेता है वो चुनाव जीतता है। यहाँ आपको अपना मतदाता बनाना है, वोटर नहीं बनाना है। यहाँ चुनाव आयोग अब ज्यादा काम नहीं करेगा, अब राजनीतिक कार्यकर्ता काम करेंगे। अब विधायक जी की चिंता होगी या उनके खिलाफ जो लड़ने वाला है उसको ज्यादा चिंता होगी कि ये वोटर हमारा बना कि नहीं बना, क्योंकि ये डेडिकेटेड वोटर होगा, ऑलमोस्ट ये तय करेगा कि भाई मुझे फलाने जी ने लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी करीब 70 ऐसी सीटें हैं जो 5,000 से नीचे जीती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की भी ऐसी सीटें करीब 30-35 सीटें हैं।
तो समाजवादी पार्टी को क्या इस जो ड्राफ्ट लिस्ट आई है, जो करीब 54 से 55 हजार वोट हर विधानसभा में कट रहा है, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को भी तो होगा? 20% मुसलमान वोट कट गया, जो एक जाई वोट देता है उनको। नहीं, बिल्कुल होगा, पर समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल क्यों नहीं होगा भाई, ऐसा थोड़ा ना है, मतलब ये कोई पानी छानने जैसी स्थिति थोड़ा ना है। अगर बालू आप छानेंगे तो बालू के साथ साथ जो और भी तत्व होते हैं वो भी तो निकलेंगे। अब वो कितना बड़ा सेगमेंट आपका निकल जाता है ये देखना होगा। पर एक चीज जो देखने को मिली है, जो बात ये समझ में आती है, समाजवादी पार्टी की चिंता ये नहीं होगी या होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की चिंता का विषय ये होगा कि ग्रामीण इलाकों में जो वोट बढ़ेगा, यानी जो शहरों से वोट घटा, अगर उनमें से वोट गांव में भी बढ़ा है तो वो फिर उनकी राजनीतिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। अच्छा। तो गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों पर उनकी मजबूत पकड़ है। ये आपका जो इकोसिस्टम है ना, उसमें कुछ भी नया आएगा तो वो हलचल पैदा करेगा। मान लीजिए किसी गांव में वो कुर्मी बाहुल गांव है और उस गांव में यादव जी लोग हैं, लेकिन वो माइग्रेट कर गए थे शहर की तरफ, लेकिन वापस गांव में आ गए, तो गांव की राजनीति, गांव का हिसाब, गांव की डेमोग्राफी सब बदल जाएगी। वैसे ही अल्पसंख्यकों के साथ है। अगर उन्होंने शहरी इलाकों में घर बना लिए, सब कुछ कर लिया और वो किसी नेटिव प्लेस पर वापस लौट आए, तो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, वहां का वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। मुझे एक बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने एक अपना उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं इस पार्टी से बगावत कर करके कहीं चुनाव लड़ने गया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने आकर के और वहां पर बहुत सारे वर्कर्स को लगा करके कहलवाया गया, मेरी कम्युनिटी में कहलवाया गया कि मैं कम्युनिटी का और धर्म का गद्दार हूं। और बाद में जब मेरा अपमान हुआ, यानी मैं फिर वापस बीजेपी में आया, मुझे अपमानित करने की कोशिश हुई, तो उन्हीं लोगों ने नाराज होकर के मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट कर दिया और कहा भाई हमारे आदमी को आपने कैसे अपमानित कर दिया। तो उन्होंने अपने लोगों से सवाल पूछा, भाई जब मैं लड़ रहा था तो आपने कह दिया कि अरे भाई तो जो है गद्दार है, और जब मुझे सम्मान नहीं मिला तो तुमने मुसलमानों को खुद ही, मुस्लिम उम्मीदवारों को खुद ही वोट दे दिया, क्यों हुआ? तो बोले दरअसल सारा खेल इमोशंस का है, सारा खेल एक तरीके से उस पॉलिटिकल नैरेटिव का है, जो नैरेटिव आपके दिमाग में डाला जाए। तो इन दोनों पार्टियों के लिए चैलेंज है कि इस पूरे कवायद को वो किस परसेप्शन के साथ लोगों के दिमाग में डालते हैं और उसको, उससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं। इसी पर सारा गेम जो है वो निर्भर करेगा। मतलब नुकसान बीजेपी को भी होगा, समाजवादी पार्टी को भी होगा, कांग्रेस को भी होगा, लेकिन कांग्रेस में उतनी हलचल नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी में है। क्या कांग्रेस ने अपना पूरा जो स्टेक है वो समाजवादी पार्टी की तरफ कर दिया है क्या? असल में सर, कांग्रेस न 3 में और न 13 में, और बसपा में भी हलचल नहीं है। आप ये देखिए, बीएसपी फिर वही, वो दोनों पार्टियों के साथ वही स्थिति है, वो 3 और 13 में नहीं है। फिर वही बात है ना, जिसका स्टेक होगा, जिसकी साख, जिसकी जीत, जिसका भविष्य दांव पर होगा, वो उसको ये चिंता करनी होगी ना, उसको ये चिंता करनी होगी। कांग्रेस और बीएसपी का जो स्टेक है वो लगा नहीं है, इस वजह से ये मामला उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि कांग्रेस ये प्रतिक्रिया दे रही है कि थोड़ा माहौल उनको नुकसान हो रहा है और एसआईआर में गड़बड़ी का आरोप भी लगा रही है, लेकिन बसपा तो पूरी तरीके से चुप है। आज की चर्चा में बस इतना ही। और कुछ कहना है? नहीं ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी दर्शकों को कुछ और सस्पेंस छोड़ा जाए, कुछ और आंकड़े आ जाएं तो और फिर इस मुद्दे पर लंबी चर्चा की जाए। लंबी चर्चा होगी क्योंकि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा विषय है और इस विषय पर हम चर्चा करते हैं। जितना ही आप जानेंगे, जितना ही गहराई में उतरेंगे, उतना ही गूढ़ विश्लेषण इसका सामने आएगा। हम डिस्ट्रिक्ट वार भी विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, विधानसभा वार विश्लेषण करने की कोशिश भी करेंगे कि हम एक एक डेटा लेकर के बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, एसआईआर से किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आप हमारे
इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये चर्चा देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जहां कहीं भी आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब जब आप कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाता है जब हम कोई वीडियो बनाते हैं, लाइव करते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बड़ी संख्या में जुड़ने के लिए धन्यवाद।